थायराइड आखिर क्या है, इसको आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो कैसे मोटा समझें? मोटा अगर हम ये जानें कि थायराइड हार्मोन का जो काम होता है वो होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो हमारी एनर्जी बनती है बॉडी में उसको यूज़ करना। महिलाओं में ज़्यादा होता है, अगर पुरुष का कंपैरिजन करें पुरुषों से, तो ऐसा क्यों होता है? महिलाओं में ज़्यादा होने के रीजंस दो हैं। अच्छा, देखा गया है कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें थायराइड के, तो पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स तो रहते मोटे हैं? मोटा तो डिजीज़ की हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं पहले कि क्या क्या टाइप्स हैं। एक तो हो गया मेडिकल डिजीज़, सेकंड हो गया सर्जिकल डिजीज़। तो रॉक सॉल्ट का जो चलन चल गया है वो कितना सही है? होता क्या है कि बड़ा ये आजकल ना सोशल मीडिया में क्या है कि लोग कॉपी कर रहे हैं। थायराइड की दवाइयाँ हमें ताउम्र खानी रहती हैं हमारी। नहीं, ये जनरलाइजेशन है। अच्छा, ये जो आपने थेरेपी की बात करी, इस कितना लगभग खर्चा आता होगा इसमें? जो है इट रेंजेस फ्रॉम, जो लो डोज थेरेपी है इट इज फ्रॉम 5,000 एंड हाई डोज विल मे बी इट विल गो टिल 20,000। चावल खाने से भी थायराइड बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? अगेन बिल्कुल कोई बेस नहीं है इस बात का। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अगर बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं और आपका थोड़ा भी वेट बढ़ गया है, तो वो यही कहता है आपसे कि अरे तुमने इतना वेट गेन कर लिया, अपना थायराइड चेक कराओ। और इससे उल्टा अगर आप बहुत पतले भी हो गए हैं, तब भी आपको लोग यही सजेशन देते हैं कि अपना थायराइड ज़रूर चेक करवा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि थायराइड का वेट से क्या कनेक्शन है? थायराइड कितनी गंभीर बीमारी है? या सबसे इम्पोर्टेंट कि थायराइड आखिर है क्या? नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला और आज बात होगी थायराइड पे और इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे, समझेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का पॉडकास्ट हमारा थायराइड पे होने वाला है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो भारत में 10 में से 1 लोगों को थायराइड है और सबसे दिक्कत की बात यह है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनको थायराइड है। कैसे पता चलेगा, ये कैसे समझेंगे इस सिचुएशन को? देखिए अगेन बड़ा कॉमन टॉपिक है। और जैसे आपने बोला थायराइड है, सो मैं बोलूँगा कि थायराइड पहली बात एक ऑर्गन है हमारे ग्लैंड में। एज सच अगर मेडिकली बोले तो थायराइड इज अ ऑर्गन, जो ग्लैंड है गले में। हाँ, मेडिकल टर्म्स जो होते हैं कि थायराइड की बीमारियां होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। दोज आर सेपरेट। सो फर्स्ट ये है। सेकंड, जो सबसे कॉमन इशू है लोगों में वो है वेट को लेके, थायराइड को लेके, है ना। सो जैसे आपने बताया कि महिलाओं में अगर देखें तो 10 से 15% महिलाओं में ये हाइपोथायराइडिज्म हमारे देश में है, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है। महिलाएं काफ़ी काफ़ी आप देखते हैं कि सुबह पिल्स ले रही होती हैं, खाली पेट गोली खाती हैं, तो ये बड़ा कॉमन है। बट मैं ये बोलूँगा कि वेट खाली थायराइड पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। वेट क्या जो बढ़ने के रीजंस हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन होता है हमारा डाइट। इसके अलावा एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वेट बढ़ता है। इसी तरह महिलाओं में जो फैट कंपोनेंट है वो ज़्यादा होता है। सो मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स टेंड टू गेन वेट। एंड हाँ, जो पेशेंट्स हाइपरथायराइडिज्म के हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अगर थोड़ा सा भी अपने डाइट में कुछ आगे पीछे करेंगे तो बहुत तेजी से वेट बढ़ाएंगे। या अगर वो डाइटिंग भी कर रहे हैं तो उनकी अगर उनका थायराइड प्रोफाइल ठीक नहीं है तो वो फिर उनका वेट लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने थायराइड स्टेटस को जानें, स्पेशली अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी हम बात करेंगे आगे। तो यस। अच्छा, तो क्या ज़रूरी है, मतलब हम कैसे समझेंगे कि थायराइड आखिर क्या है? इसको आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? सो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं। जी। ग्लैंड्स वो होती हैं जो हमारे ब्लड में कुछ हार्मोन्स निकालते हैं। 3-4 मेन ग्लैंड्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन या सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी थायराइड ग्लैंड, ये गले में होती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो ब्रेन में होती है। एक ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन्स ब्लड में आते हैं। और ये जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं, हमारे ब्लड प्रेशर हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। और जहाँ तक रही बात थायराइड की, तो थायराइड अगेन ये गले में ग्लैंड है। इसका शेप होता है एक बटरफ्लाई शेप, जैसे तितली की तरह होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं लोब्स, राइट एंड लेफ्ट। एंड इसका काम है थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करना। थायराइड हार्मोन्स बेसिकली 2 होते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं T3 एंड T4। T3 एंड T4 इज द मेन हार्मोन। उसको हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन, ठीक। एक कॉमन वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच थायराइड नहीं सिक्रीट करता है, टीएसएच सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, सो हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड ग्लैंड में। तो टीएसएच जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती, वो ब्लड में आके थायराइड को ये बोलती है कि आप कितना आपको हार्मोन बनाना है। सो जब भी हम प्रोफाइल कराते हैं थायराइड का, ब्लड टेस्ट बड़ा कॉमन है, तो उसमें 3 टेस्ट होते हैं प्रोफाइल में, T3, T4 एंड TSH। T3 T4 इज फ्रॉम थायराइड, TSH इज फ्रॉम ब्रेन। सो ये जो हार्मोन्स हैं, अगेन थायराइड का जो हार्मोन्स है वो हमारे जो एक एक सेल है बॉडी का, या जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हम लोग बोलते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी थायराइड हार्मोन चेंजेस होने में आपके सारे जो बॉडी फंक्शंस हैं उनमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। एंड मोटा मोटा अगर हम ये जानें कि थायराइड हार्मोन का जो काम होता है वो होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो हमारी एनर्जी बनती है बॉडी में उसको यूज कराना, मतलब इट्स लाइक अ पावर हाउस ऑफ द बॉडी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म जो कंट्रोल है वो थायराइड हार्मोन से होता है। सो और पर्टिकुलर ऑर्गन्स में अलग अलग एक्शंस होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, अगर पुरुष का कंपैरिजन करें पुरुषों से, तो ऐसा क्यों होता है? सो देखिए, महिलाओं में ज़्यादा होने के रीजंस 2 हैं। सबसे कॉमन है कि अगेन एक ये बड़ा मिथ है कि जैसे डायबिटीज़ होता है, थायराइड जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थायराइड की हैं वो दीज आर नॉट प्राइमरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जैसे डायबिटीज़ में क्या है कि वेट गेन, आपने खाना पीना आपने गड़बड़ कर दिया है, फिजिकल एक्टिविटी, बट जो आपके थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं दोज आर ऑटो इम्यून कंडीशंस। अगेन ये मेडिकल टर्म है। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? तो ऑटो इम्यूनिटी ये होती है कि जब आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉरेन मान के उसको अटैक करने लगे, है ना। सो दीज आर इनबॉर्न, दीज आर फ्रॉम योर बर्थ, या आपके बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं। तो जो सबसे कॉमन हाइपोथायराइडिज्म है जिसको हम लोग हाशिमोटोज थायराइडिस बोलते हैं, या जो हाइपर होता है जिसकी हम बात करेंगे जो वेट घटने का होता है थायराइड, दैट इज ग्रेव्स डिजीज, वो भी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। अच्छा, महिलाओं में ये देखा गया है कि महिलाओं की जो इम्यूनिटी होती है इट इज मोर रोबस्ट देन मेन। इन जनरल स्टडीज में देखा गया है कि दैट इज मोर ओवर रिएक्टिव जो इम्यूनिटी होती है। एंड ये ऑटो इम्यून कंडीशन इसीलिए महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। और थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं दीज आर मोस्ट कॉमनली ऑटो इम्यून इन नेचर। प्लस जो महिलाओं में हॉर्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन, है ना, होता है जो ओवरी से बनता है। तो ईस्ट्रोजन ये देखा गया है कि जो हमारा थायराइड का जो हार्मोन होते हैं T3 T4, इनके एक्शन को, सेल्स में जो इनका एक्शन होता है उसको ये इनहिबिट करता है, मतलब इट इज इनहिबिटरी। तो 2 रीजंस हैं, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, एंड सेकंड जो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, वो सारी जो भी बीमारियां हैं दोज आर मोर कॉमन इन वुमेन। तो अच्छा, यही एक रीज़न होगा कि जब कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है तो डॉक्टर एक टेस्ट ये भी लिखते हैं कि थायराइड भी करा के चेक कर लो कि क्या है ना। बिल्कुल, जब भी कंसीव होगा तो आपके जो भी डॉक्टर्स हैं आजकल बिल्कुल प्रोटोकॉल है कि एक बार तो कराया जाए। थायराइड करवाएं। जो पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं, जो पहले से दवा ले रही हैं फीमेल्स, उनको ये एडवाइस देते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उस समय अपना एक प्रोफाइल करा लें, बिकॉज जो बेबी का 3 मंथ्स है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो और फर्स्ट टाइम कराते हैं, स्पेशली ये भी देखा गया कि कभी कभी जो विमेन जिनमें पहले थायराइड की दिक्कत नहीं थी वो अनमास्किंग हो जाती है बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस, बॉडी में स्ट्रेस होती है, और कभी कभी देर इज जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स इज मोर, सो देर इज अनमास्किंग। तो जो पहला 3 महीना है और जब आप कंसीव करते हैं तो उस समय भी अपने डॉक्टर्स के कहने पे टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, देखा गया है कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें थायराइड के, तो पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स रहते हैं कि हमें पता चल जाए कि थायराइड की ये कंडीशन उस तरफ जा रहा है दिशा में, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सी अगेन, हम लोग जैसे हम आम भाषा में बात करें, हम बोल रहे हैं थायराइड, सो मोटे मोटा तो डिजीज की हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं पहले कि क्या क्या टाइप्स हैं। एक तो हो गया मेडिकल डिजीज, सेकंड हो गया सर्जिकल डिजीज। तो हम मेडिकल की अभी बात कर रहे हैं, तो मेडिकल में भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है हाइपोथायराइडिज्म, सेकंड इज हाइपर। तो हाइपो का मतलब होता है कि लो, अंडर एक्टिव, हाइपर इज मोर एक्टिव, ओवर एक्टिव। सो हाइपो जो होता है इट इज मोर कॉमन। 90% जो हम बात करते हैं डिजीज की वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो वेट बढ़ने का थायराइड, जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है आज के डे एंड एज में, जानते ही सबका वेट बढ़ रहा है। सो जो हाइपोथायराइडिज्म है उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें देखिए इनिशियली बड़े सटल सिम्टम्स होते हैं,
यू कैन नॉट से कि नहीं मुझे थायराइड हो गया है। बड़े सटल सिम्टम्स जैसे मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, थोड़ा डिप्रेशन लग रहा है, फिर लिथार्जी, स्पेशली ये वर्किंग, इट इज मोर कॉमन इन वर्किंग वुमेन, जो शहरों में वर्किंग वुमेन है, तो आप जो अगर आप काम कर रहे हैं, यू फील मोर लिथार्जिक। अगेन ये भी एक रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, सबको थकान होती है, बट थोड़ा सा आप ज्यादा अगर थक रहे हैं, आपका काम में उतना मन नहीं लग रहा है। वेट गेन होना, वेट गेन अगेन सब्जेक्टिव है, बट आपको लग रहा है कि आपकी डाइट ठीक है, हाँ, आप सब कुछ फिजिकली भी ठीक है। एक्टिव हैं, फिर भी आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं, देन दिस मे बी अ साइन कि आपको शायद मे बी यू आर लैंडिंग अप इन हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा इन फीमेल्स, बिकॉज इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, सो बड़ा कॉमन होता है कि सर हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हाँ, स्किन चेंजेस, स्किन ड्राई हो रही है। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंस्ट्रुअल चेंजेस, पीरियड्स में इशू आ रहे हैं, पीरियड्स ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। देन बड़ा कॉमन इनफर्टिलिटी, बहुत कॉमन है ना, कंसीव नहीं हो रहा है। सो दीज आर द मोर कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक, तो सेकेंड कैटेगरी है विच इज हाइपरथायराइडिज्म, विच इज कि जहां पर ग्लैंड ओवर एक्टिव है, जहां पर हार्मोन ज्यादा बन रहा है। हाइपो में क्या होता है कि हार्मोन कम बनाती है बनता ग्लैंड, है। ठीक। हाइपर इज कि ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है, एंड जो हमारे जो हार्मोन्स है T3 T4 विच आर इंक्रीज्ड, तो उसमें सिम्टम्स थोड़े से उसके अपोजिट की तरह आएंगे, नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, बट थोड़ा सा, जैसे कि इसमें वेट लॉस होगा, फिर वेट लॉस होगा, आप दुबले हो जाएंगे। मतलब मैंने देखा कि पेशेंट्स आते हैं कि सर हमारा 6 महीने में 10 किलो वेट लॉस हो गया, बिल्कुल मतलब वेट लॉस हो गया। सेकंड, इरिटेबिलिटी, मतलब बिल्कुल नर्वसनेस हो जाती है, हाँ, ट्रेमर्स, देयर इज फाइन ट्रेमर्स, एंड स्वेटिंग हो रही है, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बढ़ जाना, है ना, इसमें भी इनफर्टिलिटी का कंपोनेंट होता है। सो एंड सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है हाइपरथायराइडिज्म में, बोन वीक हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, दीज आर सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। जो सेकंड कैटेगरी है सर्जिकल कंडीशंस की, जिसमें हम लोग जो बोलते हैं थायराइड नोड्यूल्स गले में या घेंगा आम भाषा में, तो उसमें जो है स्पेशली अगर आप डाइट नहीं आप ठीक ले रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज कर रहे हैं, सो स्पेशली हमारे एरिया में, यूपी वाले एरिया में, तो गले में गिल्टियां हो जाती हैं या घेंगा होता है, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, घेंगा क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे समझेंगे इसे, कैसे हो जाता है? हाँ, सी अगेन ग्वाइटर जो है थोड़ा सा ये कुछ एरिया स्पेसिफिक है। कुछ एरियाज है जिनको हम लोग बोलते हैं आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज। ठीक है। हमारे भारत में ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को दे हैव डिक्लेयर्ड कि यहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी है सॉइल में, क्योंकि हमारा आयोडीन कहाँ से आता है, जो हम खाते हैं वो हमारी जो भी खाना पीना, हम जो जैसे जो भी आपका अनाज उग रहा है, जो सब्जियां हम ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, तो वो सॉइल से आता है आयोडीन। तो जहाँ पर सॉइल में आयोडीन नहीं है, वहां पर आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा प्लान है, जो हम लोग नमक खाते हैं अब, है ना, तो वो उसमें आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, इट्स अ प्रोग्राम, ठीक। सो इसलिए सप्लीमेंट करते हैं उसको। सो आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर है और डाइट में भी आप जो है बहुत थोड़ा कम ले रहे हैं आयोडीन, तो गले में थायराइड की गिल्टियां बन जाती हैं। ये कॉमन है जो तराई वाले एरियाज हैं, नेपाल, यूपी के बॉर्डर, यूपी, बिहार, दीज आर वेरी कॉमन। साउथ इंडिया में कम है उसका इंसिडेंस, है ना। सो ये गले में गिल्टियां बन जाती हैं, और हमने देखा हमारे गांव वगैरह में पहले देखते बहुत लोग सालों से रखे हुए बड़े बड़े ग्वाइटर्स, अब कम आते हैं, मगर फिर भी यू गेट पेशेंट्स की 20-20 साल से रखा हुआ है पूरा पूरा बड़ा जो है, और हम लोग आते हैं भी ऑपरेट ऑल्सो। तो बट अगेन ये है कि अवेयरनेस ये है कि अगर आपको कोई, आपको गले में गिल्टी है, कोई सूजन लग रही है ग्लैंड में, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसको डिस्कस करें। तो क्या इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो 20-20 साल से वैसे रखे हुए हैं? बिल्कुल दिक्कत होगी, मगर अगेन वही बात है, हमारे जो देश में इतनी डिस्पैरिटी है, जो गांव का आदमी है उसको तो मेन तो खाना पीना और छत चाहिए, उसके लिए गले में गिल्टी अगर कोई दिक्कत नहीं कर रही है, रखे रहते हैं। मेरे पास आती हैं गांव की औरतें, कहेंगी भैया हमको बस तुम दवा दे दो, हमें इसको कुछ कराना नहीं है, ये हमारे 20 साल से है। तो अगेन ये एक अवेयरनेस की बात है, और पॉवर्टी जो हमारे यहाँ इग्नोरेंस है। अगेन शहरों में बिल्कुल एक नेक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। मतलब लुक भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन फीमेल्स नेक इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो आप गले में कोई गिल्टी है तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि भाई लोग बोलते हैं क्या हो गया आपके। कॉस्मेटिक के अलावा अगर आप कोई गिल्टी बहुत लंबा रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे सेंटर में विंड पाइप होता है, जो ट्रेकिया हम लोग बोलते हैं, जहाँ से सांस जाती है लंग्स में, उसके पीछे फूड पाइप होता है जहाँ आप खाना खाते हैं। तो उनमें अगर ग्लैंड बढ़ जाती है, बहुत बड़े ग्वाइटर्स हो गए हैं, या उसका कैंसर भी होता है, थायराइड कैंसर भी होता है 5% केसेस में, तो फिर उसमें वो आपको लगता है खाने में दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपको गिल्टी इस तरह की है तो उसको प्रोलॉन्ग ना करें, डॉक्टर से मिलके जो भी उनकी एडवाइस है उसको फॉलो करें। अच्छा, अभी आपने आयोडीन की बात करी, नमक की बात करी, तो रॉक सॉल्ट का जो चलन चल गया है वो कितना सही है, ये जानना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए होता क्या है कि बड़ा ये आजकल ना सोशल मीडिया में क्या है कि लोग कॉपी कर रहे हैं, हाँ। जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, आई मीन मैं बोलूंगा ये चीज कि हाँ। कॉपी कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि जैसे यूएस है, यूरोप है, वहां पर आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है इतनी ज्यादा, तो वहां पर ये जो आयोडाइज सॉल्ट का इतना रिकमेंडेशन नहीं है। वहां पर आप जाएंगे मॉल्स में तो दे सेल रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। अच्छा, वहां के इन्फ्लुएंसर जो है सब बोल रहे होते हैं कि यू कैन टेक इट, हाँ। क्योंकि हाँ। विच इज फाइन फॉर देम। अब वो होता है क्या है कि वो कॉपी करना है, तो हमारे यहाँ भी लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे आते हैं फॉरवर्ड्स की थायराइड के लिए आप जो है रॉक सॉल्ट लीजिए। हाँ। हमारे यहाँ इट्स टोटली डिफरेंट, हमारे वी नीड आयोडीन, हमारे यहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी है। तो बिल्कुल रॉक सॉल्ट देखिए कभी कभार महिलाएं लेती हैं व्रत वगैरह में, हाँ। जो सेंधा हाँ। नमक बोलते हैं, जी। आप जी। यू कैन टेक इट, बट बिल्कुल नहीं। आप जो है आयोडाइज सॉल्ट ही लेना है। हमारे कंट्री के लिए आयोडाइज सॉल्ट ही इंपॉर्टेंट है। रॉक सॉल्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिक्कत करेगा थायराइड के हार्मोन फॉर्मेशन में। बिल्कुल, मैंने देखा है कि मेरे पास अभी एक पेशेंट आई थी 2 महीने पहले, लड़की थी, उनका पूरा फैमिली जो है वो रॉक सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है 2 साल से। ठीक, तो मैंने पूछा कि आप ये और किसी को फैमिली में किसी उनके 2 बच्चों को जो है गले में गिल्टियां थी। एक को मैंने ऑपरेट किया बिकॉज बड़ी हो गई थी गिल्टी। सो फिर मैंने उनको पूरा सबको काउंसलिंग करी कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये उन्होंने किया थायराइड के लिए ही था, कहीं से दे रेड अबाउट इट कि ये कर सकते हैं। हाँ। तो उनको मैंने बोला तो नाउ दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग द आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो इस लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे। कितने बड़े बच्चे थे ये? द गर्ल विच आई ऑपरेटेड वाज अराउंड 14 years old, but she had a big nodule, so it needs to be removed. So that is the height of misinformation. मतलब बच्चों के लिए भी, मतलब ये बहुत बड़ा वो है खतरा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने हड्डियों की बात करी कि कमज़ोर हो जाती हैं, तो क्या थायराइड की वजह से हड्डियां दर्द भी करती हैं? हाँ, ये एक बड़ा एक सा क्वेश्चन है, मगर अगेन देखिए 2 चीजें हैं। जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है, जो वेट बढ़ने वाला थायराइड है, उसमें ये देखा गया है कि नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ इट। एक होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी कहाँ से बनता है? सनलाइट से। जी। हम लोग का देश जो है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग उतना बाहर नहीं बैठते। जैसे जो कल्चर बाहर है, यूरोप में है, जो ठंडे देश है, वहाँ सन बेदिंग का एक कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट बिकॉज हम लोग क्या होगा फिर। तो हाँ, सो हमारे यहाँ सबका बहुत कॉमन है विटामिन डी डेफिशिएंसी। और विटामिन डी डेफिशिएंसी से एक तो उसका खुद का सिम्टम ये है कि आपके बोन में पेन्स होंगे, बॉडी एक्स होंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट वंस अ मंथ एक विटामिन डी का कैप्सूल जो होता है रूटीन, जितना आपको डेली का चाहिए होता है उतना आप ले सकते हैं। अच्छा, जो पेशेंट विटामिन डी डेफिशिएंट है उनमें हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा होता है, उन दोनों का लिंकेज है। सो ये एक रीज़न है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो है तो आप अपना चेक करा के आप ऐड करिए विटामिन डी। सेकेंड, जो हाइपर जो मैंने डिस्कस किया था ना, जो वेट घटने वाला होता है, जहाँ पर ज़्यादा हार्मोन बनता है, वहाँ पर फिर ये देखा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस सेट्स इन। उसमें फिर बोन की वीकनिंग है, बोन पेन्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं अगर बहुत लंबा ट्रीटमेंट ना हो। सो वो चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, इन दोनों थायराइड में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक, कि हार्मोन कम बन रहा है वो, कि हार्मोन ज़्यादा बन रहा है वो खतरनाक है? अगेन ये भी रिलेटिव है, बट अगेन आई वुड से अगर आप इस टर्म्स में बात करेंगे तो हाइपर इज मोर, उसके एक्यूट और ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हार्ट एंड बोन। जो मैंने बताया, हार्ट में जो है हाइपर थायराइडिज्म, जैसे मैंने कहा पैल्पिटेशंस होते हैं, उसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है, देयर इज हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, देयर इज मोर स्ट्रेस ऑन द हार्ट। जो भी कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस हैं, हाइपरटेंशन है, ये सारे ज़्यादा होते हैं हाइपर में, एक्यूट में। और बोन में भी जो है वीकनिंग होती है। हाइपो के भी लॉन्ग टर्म हैं इफेक्ट्स हैं, बट वो थोड़ा स्लो होते हैं, तो यू हैव मोर टाइम टू करेक्ट इट। सो दैट वे दोनों में है, बट हाइपर हैज गॉट एक्यूट एंड ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है। अच्छा, सबसे भयानक अगर हम सिचुएशन थायराइड की जाने तो कौन सी होती है? भयानक देखिए, एक टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म, जिसमें ये हाइपर जो थायराइड होता है, इसमें अगर आप ट्रीटमेंट ना करें और हार्मोन्स के लेवल्स एक थ्रेशोल्ड से और ज़्यादा क्रॉस कर जाएं, देन पेशेंट्स जो हाइपर थायराइडिज्म वाले, जहाँ पर वेट लॉस वाला थायराइड होता है, वहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है,
एंड ट्रेमर्स हैं, ये एक एक्यूट जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड फेटल ऑल्सो। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जो है थायराइड की दवाइयाँ हमें ताउम्र खानी रहती हैं, तो क्या ये सही बात है या सही हो सकती है ये बीमारी? नहीं, ये जनरलाइजेशन है। देखिए हाइपोथायराइडिज्म जो मैंने बताया था आपको, वेट हम्म। बढ़ने वाला, उसके भी जो है उसका रीजन जो मैंने बताया था स्पेसिफिक क्या है, हाशिमोटोज थायराइड, जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन है। अच्छा, ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होती हैं वो ये बोलते हैं कि आपकी मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग, और 80% केसेस में जो हाइपो है दैट इज हाशिमोटो वाला होता है। तो 70 to 80% पेशेंट्स जो हाइपो वाले हैं उनको तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, विच इज फाइन, ये है, देखिए इट्स अ फैक्ट। अब इसमें लोग बड़ा सा ना डायलेमा होता है माइंड में कि हमारी कैसे करके दवा बंद हो जाए। आई अंडरस्टैंड इट, हम समझते हैं कि भाई हम भी सब लोग चाहते हैं कि उनकी दवा बंद हो जाए, मगर जो हाइपोथायराइडिज्म है इट इज नॉट लाइक डायबिटीज। जैसे डायबिटीज रिवर्सल की बात होती है ना, कि हाँ जी। प्री डायबिटीज हुआ है, हाँ। शुरुआती है, तो आपने बिल्कुल डाइटिंग कर ली, एक्सरसाइज खूब कर लिया, तो रिवर्स हो जाता है, आपकी अच्छा। दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, यस ट्रू, इनिशियल स्टेज में। बट अनफॉर्चुनेटली आप थायराइड में ये आप नहीं कर सकते हो। चलो पूछते हैं कि सर ये बताइए कौन सा हम डाइट या योगा करें, क्या एक्सरसाइज करें, कोई डाइट बता दीजिए, बड़ा कॉमन है ना। सो वो ऐसा नहीं है, मतलब इसमें आप उस तरह से, इट्स नॉट अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, इट्स अ ऑटो इम्यून कंडीशन। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो है ये है। सेकंड जो है हाइपर, जो मैंने बताया था, उसमें दवा जो है 2 साल की चलती है हाइपर वाले में, ये इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग। मैंने देखा है पेशेंट जो है, अगेन डॉक्टर्स जो है पेरिफेरी के हैं जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग वो दवा चलती रहती है हाइपर वाली, न्यूमार्काजोल एक होती है टैबलेट, उसमें मगर ट्रीटमेंट 2 साल का है। 2 साल के बाद हम लोग फॉलो अप पे रखते हैं पेशेंट्स को। सम पेशेंट्स विल रिलैप्स, कि दोबारा मान लीजिए अगर बढ़ना चालू हुआ आपका हार्मोन, तो फिर उसमें भी ट्रीटमेंट क्या है कि सेकंड टाइम अगर बढ़ता है हाइपर में, तो आपने फिर 2 महीने की दवा दिया, हार्मोन ठीक हुए, फिर एक होती है रेडियो आयोडीन थेरेपी। तो वो रेडियो आयोडीन थेरेपी जो है इट इज परमानेंट क्योर फॉर हाइपरथायराइडिज्म, जो ग्रेव्स डिसीज है। सो हाइपर में दवा 2 साल की होती है, हाइपो में सम पेशेंट्स में हैव टू टेक फॉर लॉन्ग लॉन्ग। जी। अच्छा, कहते हैं चावल खाने से भी थायराइड बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? अगेन बिल्कुल कोई बेस नहीं है इस बात का। हाँ। लेकिन डाइट का बड़ा, मैं लेट मी क्लियर इट, है ना, डाइट में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। आप जाएंगे गूगल पे देखिए, आप क्या पता रिसर्च कर रही हो तो आपको मिलेगा कि लोग कहते हैं कि सर डेयरी ना लें, दूध ना लें, हाँ। प्रोटीन ना लें, चावल ना लें। चावल ना देखिए लें, जी। हेल्दी डाइट जो है वो तो है ही है पैरामाउंट। चावल थोड़ा सा ही होता है ना कि इट्स इट यू टेंड टू पुट वेट ऑन, बट स्पेसिफिकली थायराइड से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर थायराइड देखिए थोड़ा सा लो एविडेंस। अच्छा, हम मेडिकल साइंस में हम बात करते हैं एविडेंस की, क्या एविडेंस है। जी। तो जो एविडेंस कुछ है वो एक कैबेज फैमिली जो होती है ना, ब्रासिकेसी फैमिली हम लोगों ने पढ़ा है बॉटनी में, तो उसमें बंद गोभी आती है, फूल गोभी और ब्रोकली। ये हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा इसको कम इनटेक करें, ले सकते हैं कभी कभार हफ्ते में लेकिन एक कम। बार, मगर कम। जैसे विंटर्स अभी आ गए हैं तो विंटर्स थोड़ा भी टेक मोर ना, सो थोड़ा कम लेना है। सेकंड, सोयाबीन का थोड़ा सा लो एविडेंस है, अच्छा। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, काफी लोग लेते हैं, बट अगेन वो भी है कि थोड़ा सा कम ही बनता है इन जनरल, बहुत लोग लेते नहीं है। बट स्टिल ये 2 चीजों का है, बाकी सब चीजें जो है इट इज लाइक टोटल मिथ। डेयरी, प्रोटीन, दाल, दाल लोग बंद करा देते हैं, मैंने देखा है। हाँ, करा देते हैं। दाल मत लीजिए, अब पता नहीं इसका क्या प्रोटीन, अगर आप नहीं लोगे तो कैसे आप रहोगे बताइए, है ना। सो बेसिक फिलॉसफी जो डाइट की है कि लो कार्ब हाई प्रोटीन, है ना, प्रोटीन कोई भी हो, एंड लो कार्ब मीन्स भाई चावल भी आ जाता है उसमें, है ना, अनाज भी आ जाता है, शुगर आ जाती है, तो वो फॉलो करना है। मतलब अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आप गोभी के पराठे रोज नहीं खा सकते हैं। यस यस। अच्छा, अगर हम बात करें थायराइड कैंसर की, इसको समझना चाहेंगे, क्या सिचुएशन रहती है, ये कैंसर कैसे हो जाता है? सी अगेन, जैसे मैंने कहा हम लोग घेंगा या ग्वाटर की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करें तो 10% केसेस जो ग्वाटर है इट में हैव अ फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर। एंड थायराइड कैंसर जो है इसके बनने के रीजंस मोस्ट कॉमनली तो ये इडियोपैथिक होता है, मतलब कि देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, बट सम पेशेंट्स में हैव फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में भी नीचे आ सकता है। जेनेटिक होता है ये? यस, सम फॉर्म ऑफ कैंसर्स। एक होता है एमटीसी या मेडलरी कैंसर, वो फैमिलीज में जाता है। सेकंड जो है, अगर कोई नेक रेडिएशन हुआ है पहले, कुछ पेशेंट्स का कभी कभी ना जो सिकाई हम लोग बोलते हैं, रेडिएशन हुआ है गले का या यहाँ का, तो वहाँ पर ज़्यादा कॉमन है। पुराना 20 साल पहले हुआ था, उनको रिस्क होता है। थर्डली फीमेल्स में अगेन इट इज़ मोर कॉमन, क्योंकि सारे थायराइड डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन फीमेल्स।
8:1 के रेशियो में है कि अगर 8 महिलाओं में है तो फिर एक मेल को होगा। ठीक है, तो फीमेल सेक्स इज द वन थिंग। तो ये रीजंस हैं, बट अगेन इट इज टोटली क्यूरेबल। थायराइड कैंसर में अच्छी बात यह है कि सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट। 90% केसेस में सर्जरी विल क्योर यू, लिटरली क्योर यू। तो डर होता है कीमो को लेके ना, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये जनरली थायराइड कैंसर के जो कॉमन फॉर्म्स हैं, पैपिलरी कैंसर या फॉलिकुलर, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे सर्जन के पास चले जाते हैं जो कि ये सर्जरी करता है, जो एक्सपर्ट है, और उसने आपकी एक अच्छी प्रोसीजर कर दिया है एक बार में, देन आप यू कैन थिंक कि आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, आपकी लाइफ नॉर्मल चलेगी। सम पेशेंट्स विल रिक्वायर रेडियो आयोडीन थेरेपी, जो मैंने पहले बात की थी ना, एक थेरेपी है स्पेसिफिक है थायराइड के लिए, दैट इज रेडियो आयोडीन थेरेपी। इसमें होता क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो थायराइड का हार्मोन बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन। आयोडीन का यूज किया है कि जो आपका हार्मोन T3 T4 है, इसमें आयोडीन चाहिए होता है बनने के लिए। तो ये जो रेडियो आयोडीन है, इसमें जो हमारे फ्रेंड्स हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे कलीग्स हैं, ये उस डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है इसको। और वो लोग, इसमें एक कैप्सूल होता है आयोडीन का, जिसमें कि रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड होती है। वो जो है बॉम्बे से आता है, बार्क से, वो बड़े स्पेसिफिक उसके गाइडलाइंस हैं। वो ऐसे नहीं कि आप कहीं भी ले लिया आपने। जरा फिक्स, जैसे लखनऊ में SGPGI में है, RML में है, कुछ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ सेंटर्स हैं बिल्कुल डेडिकेटेड जो कि ये थेरेपी दे सकते हैं। तो इसमें रेडियो लेबल्ड आयोडीन जो अब आप दे देते हैं बॉडी में, तो वो जो रेडियो एक्टिविटी मेडिकल ग्रेड की होती है, वो जाके जैसे जो आपके सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं बॉडी में है या कहीं और है, या फिर अगर हाइपरथायराइडिज्म में भी देते हैं इसको, लो डोज वाला, तो वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं और वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सम थायराइड कैंसर पेशेंट्स में रिक्वायर रेडियो आयोडीन थेरेपी एज वेल, बट ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी क्यूरेबल कैंसर एंड सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट। अच्छा, ये जो आपने थेरेपी की बात करी, इस कितना लगभग खर्चा आता होगा इसमें? इट्स वेरी अफोर्डेबल एक्चुअली, है ना। कि रेडियो थेरेपी, आयोडीन थेरेपी जो है, इट रेंजेस फ्रॉम, जो लो डोज थेरेपी है, इट इज फ्रॉम 5,000 एंड हाई डोज विल maybe it will go till 20,000, so it's very affordable that way. अच्छा, अभी आपने थायराइड सर्जरी की बात करी, तो लोग डरते हैं इससे, तो कैसे ये डर उनके मन से निकाला जाए? मतलब कि बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर्जरी नहीं करवानी है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारा सबसे मेन कंसर्न यही होता है कि उनके जो ये डाउट्स हैं, एप्रीहेंशंस होते हैं ना, कि भाई मी बीइंग एंडोक्राइन सर्जन आई ट्रीट सच पेशेंट्स, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या गिल्टी 10 साल से थी, दिखा भी चुके हैं, कई बार रिपोर्ट्स लेके आते हैं पूरा बंडल बड़ा बड़ा कि सर ये पहले, तो आई वांट टू नो कि व्हाट इज योर एप्रीहेंशन, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे कॉमन जो एक डर है वो है, दो बातें हैं थायराइड सर्जरी को लेके, बिकॉज ये नेक का सर्जरी है। फर्स्ट इज, यहाँ पर जो ग्लैंड के पीछे दो नर्व्स होती है, जो हम लोग बात करते हैं ना, हमारे वोकल कॉर्ड्स यहाँ होते हैं ये। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, जो आवाज हमारी आती है उस वहां से आती है। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ दैट नर्व, कि अगर आप जो सर्जरी, अगर कोई एक्सपर्ट सर्जन नहीं कर रहा है और वो नर्व डैमेज हो जाती है, तो आपकी वॉइस चेंज हो सकती है। बट अगेन ये रेट्स बहुत कम है अंडर एक्सपर्ट हैंड्स, दिस इज लेस देन 1%। जैसे मैं एंडोक्राइन सर्जन हूँ या एक्सपर्ट थायराइड सर्जन होते हैं, अगर वो एक्सपर्टीज वाला आप अच्छे जगह पे करा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जनरली हम लोग प्रिजर्व ही करते हैं। वॉइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता अनटिल अनलेस कि बहुत बड़ा क्वाइटर हो गया है, या आपका कैंसर ही इतना गड़बड़ है कि वो बिल्कुल नर्व से एडहर्ड है। 99% इट इज़ वेरी मच प्रिजर्वेबल, और वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभी पेशेंट, जैसे मैं पूछता हूँ तो कहते सर हमने दिखाया था 10 साल पहले डॉक्टर साहब को, उन्होंने कहा था कर तो देंगे मगर आवाज़ चली जाएगी। अब अगर आप ऐसे बोल देंगे और मरीज की बात बैठ गई तो फिर वो भाग जाएगा। हाँ, सही बात है। अगर आप बोल दें कि मैं गारंटी नहीं लूंगा, कर तो दूंगा मगर आवाज का कोई गारंटी नहीं है, अब इतना वर्ड उसके लिए बाद में बैठ गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर्स वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, है ना। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो उसको सेंड टू अ हायर सेंटर जहां पर एक्सपर्टीज हो। सेकंड, एक कंसर्न होता है नेक को स्कार को लेकर। बीइंग फीमेल हम जानते हैं हमारे देश में भाई ये एरिया बिल्कुल नेकलेस वाला एरिया होता है, तो ये इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। सो उसमें स्कार का बड़ा एक कंसर्न है कि सर निशान आ जाएगा, या लड़कियां आती हैं, यंग लड़कियां अनमैरिड है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें स्कार का होता है, तो उसमें उसमें दो बातें हैं उसमें। जैसे अगेन व्हेन वी डू, तो वी टेक केयर की जो स्कार है वो जितना हमें साइज है उतना ही हम लगाए हैं, है ना, जितना रिक्वायरमेंट है सेफ सर्जरी करने के लिए। छोटा स्कार दें, इंसिजन जो होता है चीरा बोलते हैं,
और उसमें बाद में जब आपकी सर्जरी होती है, तो आप जो क्लोजर करते हैं, जब बंद करते हैं, टाके लगाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत अच्छे फाइन सूचर्स लगाते हैं एब्जॉर्ब होने वाले, जैसे मैं जो लगाता हूँ, वो टाके काटते नहीं है। इनफैक्ट मेरे पेशेंट मुझे दिखाने आते हैं, जैसे 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, और आपने अच्छे से करा हुआ है, तो इवन आई कैनॉट से कि मैंने ऑपरेट करा भी था क्या इनका। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छे सर्जन से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा हील होता है नेक का स्कार, है ना। एंड कुछ हम लोग जेल्स वगैरह बता देते हैं 2 महीने बाद, स्कार कम करने के जेल होते हैं, उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। थर्डली, आजकल कुछ नई टेक्निक्स भी आ गई हैं जहाँ पर आप गले से करते ही नहीं है। अच्छा। उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, मिनिमली इन्वेजिव थायराइड सर्जरी। जो हम लोग कॉमनली करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस ओरल थायराइड सर्जरी, जिसमें कि अगर ग्लैंड छोटी है, बहुत बड़ा ग्लैंड ना हो, उसके लिए ये शर्त ये है, तो मुंह के रास्ते से, जो आपके लिप्स के अंदर से, हम एंडोस्कोप्स डाल के ऊपर से ही ग्लैंड को निकाल देते हैं मुंह के रास्ते, और मुंह के अंदर टाके लगते हैं जो कि दिखते ही नहीं, या गले में कोई निशान नहीं आता है। तो ये सर्जरी जहां पर ग्लैंड छोटी हैं, पेशेंट्स बहुत मोटिवेटेड हैं स्कार को लेके, तो वहां पर हम उसको ऑफर करते हैं। सो ऑल इन ऑल, स्कार का जो अप्रीहेंशन है, जो वॉइस को लेके अप्रीहेंशन है, इसको डिस्कस करें डॉक्टर से, अपने बैठें, टेक सम टाइम और देन टेक अ कॉल। ठीक है। अच्छा, आपका कोई ऐसे चैलेंजिंग केस रहा हो जो आप यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? आते रहते हैं पेशेंट्स, डिफिकल्ट केसेस हम लोग करते हैं काफ़ी। अभी मुझे याद है, मैंने अभी 6 महीने पहले एक सर्जरी करी, एक यंग बॉय फ्रॉम लखनऊ के ही था, ही इज़ अ टेकी फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा। उसके पेरेंट्स, उसकी स्कूलिंग यहीं हुई है, तो वो मुझे दिखाने आया था 2 साल पहले। ही हैड कम प्रीवियसली 2 साल पहले, तो उसको बड़ा नोड्यूल था, काफ़ी बड़ा था उसी समय में, मुझे याद है। तो मैंने बोला था कि सब टेस्ट करा के, सब उसने सारे टेस्ट कराए, मैंने कहा सर्जरी होगी, बट समहाउ दैट बॉय वाज वेरी अप्रीहेंसिव कि मुझे गले का स्कार बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड ही वाज, मतलब देन दे डिडंट टर्न अप। फिर वो बैंगलोर में अपना काम करता रहा वहाँ पे। देन वहाँ पर भी कुछ लोकल जो थेरेपीज होती हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले, वो नहीं काम करेगा ऑब्वियसली, इतना बड़ा है तो क्या ही काम करेगा। देन उनके फादर का मेरे पास फ़ोन आया 6 महीने पहले कि सर वो उनको सांस में दिक्कत हो रही है, बहुत डिस्निया हो रहा है। मैंने उसको बुलाया है फ्लाइट से, आप जैसा भी आप, मैं बुला रहा हूँ, कल आप ऑपरेट करिए। मैंने कहा मैं लेट मी सी वाले देखूँ तो मैं कैसे क्या है। तो मैंने ही हैड कम टू मी, देन वो जो है उसमें क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गया था उसमें, क्योंकि ग्लैंड इज़ वेरी वेस्कुलर, ग्लैंड इज़ वेरी वेस्कुलर होती है, बहुत ब्लड सप्लाई होती है ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। तो मैंने हैड कम टू मी, वो बहुत सोलन रेड, और सांस में थोड़ी सांस फूल रही थी। मैंने सीटी कराया, तो सीटी में जो मैंने कहा ना स्ट्रेकिया होता है, विंड पाइप बीच में होता है, तो वो स्ट्रेकिया एक तरफ जाके इट बिकम स्लिट लाइक, बिल्कुल जैसे राउंडेड होता है वो, तो पिचक के इट बिकम फ्लैटेंड। सो वी हैड टू टेक अ कॉल, ऑब्वियसली वो लाइफ थ्रेटनिंग था, तो मैंने फिर डिसीजन लिया सर्जरी का, बट सारी चीज़ें बता के कि हम लोग हाई रिस्क में करेंगे। अच्छा, ऐसे केसेस में ट्रेकियोस्टमी एक चीज़ होती है जहाँ पर सांस का रास्ता बहुत दब जाता है, तो सर्जरी के बाद हम लोग एक टेम्पोरेरी कभी कभी रास्ता बनाना पड़ता है, ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं उसको, वो बंद हो जाता है 2 महीने बाद। तो सब कंसेंट लेके किया। जब मैंने ऑपरेशन के लिए उनको लिया अंदर, तो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब सर्जिकली हम लोग डिफिकल्ट केसेस ही करते हैं, बट इट वाज, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो नेक की वेसल्स होती हैं और वो आप बिल्कुल चिपकी हुई थी। बट अगेन वी हैव टू प्रिजर्व इट, आप पेशेंस रख के आप करते हैं। सर्जरी कंप्लीट हुई, 4 घंटा लगा। लकीली जो उसका, मैंने कहा था, जो सांस का रास्ता भी था तब दबा हुआ था, फिर वो उसका डिकम्प्रेस हो गया, और हमें ट्रेकियोस्मी भी हमने करी। तो लोग डरते हैं कि सर ट्रेकियोस्मी, फिर यहाँ से उसमें फिर बोल नहीं पाते हैं आप 2 महीना, खाना वाना खा सकते हैं बट बोलने की समस्या आती है, बट वो भी नहीं हुआ। ही वॉज डिस्चार्ज आफ्टर 5 days। सो नाउ दे कम बैक टू मी, एंड हिज फादर इज वेरी, कि ही सेज कि आप बात मानिए बड़े लोगों की। मैंने उसको डांटा भी लड़के को, मैंने कहा देखो पेरेंट्स जो बोलते हैं, हमारे यंगस्टर्स ना आजकल अगेन ये है कि बड़ा रेबेलियन वाला है कि पेरेंट्स जो बोलेंगे नहीं, अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो आपके एल्डर्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू देम। तो वाकई ये बहुत चैलेंजिंग था, और अगर उसने थोड़े, वही जब आया था वापस ना गया होता और करवा लेता तो। इसके अलावा कुछ आपको लग रहा हो आज के पॉडकास्ट में हमसे कुछ छूट गया है, या हमारी ऑडियंस को जानना वो बहुत ज़रूरी है, आखिर में बस वो जानना चाहेंगे, या कोई मैसेज आप देना चाहते हैं ऑडियंस को? अगर आपके डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप दवा लीजिए, तो प्लीज लीजिए उसको। जी। और अगेन ये दवा की तरह मत लीजिए। अच्छा, ड्रग क्या होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो क्या है, फॉरेन है, आपकी बॉडी में नहीं है। ये जो थायराइड का थायरोनाम हम खाते हैं, इट्स अ हार्मोन सप्लीमेंट। वो आपके बॉडी में हार्मोन पहले से है, बट कम मात्रा में है। तो डोंट टेक इट एज अ ड्रग, टेक इट एज अ हार्मोन। जैसे हम प्रोटीन लेते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसी तरह लीजिए। थायराइड का क्या रेगुलर चेकअप भी कराते रहना चाहिए हमें, कितने कितने दिनों में?
सी ऐसा है कि 40 साल के बाद जो है महिलाओं को साल में एक बार कराना चाहिए, रेगुलर अच्छा। नहीं कि हर आदमी। आजकल होता है ना, प्रोफाइल बड़ा चलता है कि बड़े बड़े लोग ले आते हैं कि सर करा रहे हैं, बट वो नहीं। 40 के बाद जो है फीमेल्स को वंस अ ईयर कराएं, और अगेन प्रेगनेंसी में ठीक है। जब आपने कंसीव कर लिया है तो डॉक्टर से मिलकर एक बार करा लें। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सौम्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप ये पॉडकास्ट देखने के बाद जब भी थायराइड टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको पता होगा कि आप किस चीज़ का टेस्ट करा रहे हैं और ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और इस पर कमेंट भी करें, और साथ ही हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।